ठीक है, हमने स्टार्ट किया था वर्क से। और वर्क का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई फोर्स किसी पार्टिकल पर डिस्प्लेसमेंट ला रहा है, तो वो जो फोर्स है और वो जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो मैथमेटिकली हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली अगर वर्क डन डिफाइन करना है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम लिखते हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सबसे पहला डेफिनेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ बातें जो वर्क डन में आपने पहले से पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ रखा है सर? अगर वर्क डन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला बात जो अपने को याद रखना है वो क्या याद रखेंगे कि वर्क डन क्या है? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, दूसरी बात जो अपने को याद रखनी है वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, JOULE, ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जूल। ठीक है, कोई कोई जूली जूली इसको नहीं बोलेगा कि सर वर्क डन इज जूली। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। अच्छा, इसका एक CGS यूनिट भी चलता है, बहुत रेयरली वो कभी कभार तुम्हें दिख जाएगा, तो वो हो जाएगा CGS यूनिट। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? किसी की जुबान रुक रुक के आ रही। तो इसका सीजीएस यूनिट होगा अर्ग। अच्छा, अर्थ। अच्छा, सीजीएस यूनिट बता रहा था कोई मेरे को, सॉरी सॉरी, मेरे को लगा कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ज। ठीक है, एक रिलेशन भी चलता है, बहुत पुराना, बरसों पुराना रिलेशन है। क्या वन रिलेशन जूल इज चलता इक्वल है? टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। हाँ, 10⁻7 अर्ज जो है वो 1 जूल के बराबर है। मतलब अगर किसी ने 10⁻7 अर्ज ऑफ वर्क डन किया, तो वो ये भी बोल सकता है कि मैंने 1 जूल ऑफ वर्क डन किया है। ठीक है, अब ये तो हो गया सर बात। इस वर्क डन को अब हम कैसे लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अपने को कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन के बारे में परेशान तो होना नहीं है सर। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखोगे? आप ऐसा लिखोगे, F × S cos थीटा। आप ये लिख दोगे, ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड है। मान लो किसी ने आपको बोला कि डायमेंशन लिख लो भाई वर्क डन का, मान लो पूछते हैं ऐसा, स्कूल कॉलेज वाले पूछ लेते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। बहुत ही आसान है, फोर्स का डायमेंशन, इसमें मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा का डायमेंशन। तो जब आप सारे डायमेंशन मल्टीप्लाई करोगे, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन ML T⁻²। ML T⁻²। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? L। और कॉस थीटा रेशियो है क्या? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो रेशियो का तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक टाइप वो ऑफ। यूनिटलेस है। कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन Yes, मतलब sir. उसका डायमेंशन क्या है? 1 है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क डन को आप लिख दोगे ML² T⁻²। ये वर्क डन का डायमेंशन है। अच्छा, ये डायमेंशन ना आपको 2-3 बार मिलेगा। वर्क डन का जैसा डायमेंशन है, आगे जाके हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, ये जो वर्क डन का डायमेंशन है और भी कुछ फिजिकल फैक्टर्स है उनका डायमेंशन। जैसे टॉर्क, अगर तुमने सुना होगा, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू Yes, sir, सुना परपेंडिकुलर। तो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही डायमेंशन आ जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, नीट के एग्जाम में उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे क्वांटिटीज हो सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम होगा लेकिन उनका फिजिकल मीनिंग अलग अलग होगा? तो बिल्कुल, वर्क डन और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है, लेकिन दोनों का फिजिकल मीनिंग जो फिजिक्स में है वो बिल्कुल अलग है। वर्क डन का सीधा सा मतलब है कि फोर्स है, फोर्स ने अगर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, तो F और S का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। अच्छा, अब मान किसी ने पूछा होता है कि 1 जूल को डिफाइन करो, किसी ने आपसे पूछा होता है, ये पूछता है स्कूल वाले पूछते हैं कभी कि 1 जूल को डिफाइन करो, आप सीधा सा बोल देना कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी पार्टिकल पे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि cos थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 0। cos 0 का मतलब हो गया 1। तो आप ऐसा बोलना कि अगर 1 न्यूटन के फोर्स ने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन इज 1 जूल। बोल रहे क्या ऐसा? ये लिखा दूं क्या? 1 जूल का डेफिनेशन लिख लो, लिख लो। डेफिनेशन ऑफ 1 जूल क्या लिखोगे? लिखो, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स
1 Newton of force displaces a particle if 1 Newton of force displaces a particle through 1 meter in the direction of force then the work done is said to be 1 joule. Sir, can you repeat? हाँ बिल्कुल. If 1 Newton of force displaces a particle through 1 meter in the direction of force, then the work done is said to be 1 joule. ठीक है. आज मैं बहुत सारे लोगों का चेहरा देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को पहली बार दिख रहे हैं. थैंक यू टू आवर बिलवेड सर. कौन से सर थे हमारे जो आते थे, हीरो की तरह आते हैं और हीरो की तरह चले जाते हैं? विजय सर. थैंक यू आर विजय सर. ठीक है. अगर विजय सर मेरे को किसी दिन मिले तो मैं बोलूंगा कि सर आपके कारण मेरे को बच्चों के दर्शन हो पाए सर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? शुभम श्री घर वर से बाहर निकल गए. मैं घर में नहीं रहूँ मेरे को परेशान. हाँ वर्क डन और फिर एनर्जी सेम होता है क्या? क्या वर्क डन और फिर एनर्जी सेम होता है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है. अभी हम पढ़ेंगे ना वर्क एनर्जी थ्योरम, हम एक पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि वर्क डन और एनर्जी सेम होता है. अच्छा, अब सिंपल क्वेश्चन कैसे आएंगे? अगर सिंपल क्वेश्चन के बारे में बात करोगे ना, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन बोलते हैं. मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा दिया है कि फोर्स वेक्टर जो है, उन्होंने तुम्हें वेक्टर में दे दिया. वेक्टर में क्या दे दिया कि 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह का फोर्स दे दिया. और इन्होंने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 7j कैप प्लस 11k कैप. ठीक है. और पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स. दोनों परपेंडिकुलर है क्या एक दूसरे के? नहीं, कैसे पता दोनों परपेंडिकुलर है? एफ वेक्टर नहीं, वो आपको आप वेक्टर को देख के बता सकते हो ना. जैसे मैं थोड़ा बहुत अगर आपको ये एफ वेक्टर एनालाइज कराने की कोशिश करूं, देखो अगर मैं एक तो जे कैप ये इधर हो गया और के कैप इधर हो गया, तो ये ऐसा है. तो बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री कैसे हो सकता है? एक एक्स प्लेन में वाई प्लेन में. बात समझ आ रहा है क्या? कुछ भी एंगल हो सकता है ना. ठीक है. मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फोर्स वेक्टर भी दे दिया जाए सर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि वर्क डन कितना है. अब बहुत ही आसान है ये. 15 जूल है. 15 जुलाई देख लेते हैं. स्ट्रेट अवे डेफिनेशन है ना. स्ट्रेट अवे डेफिनेशन कैसे है? आपको क्या करना है? फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से. अच्छा, अब आपने शायद ये पढ़ रखा होगा कि एफ डॉट एस करो या एफ डॉट एफ करो, एक ही है ना. ठीक है. तो यहां पर आप इस वाले वेक्टर का इसके साथ डॉट कर लो या इस वाले वेक्टर का इसके साथ डॉट कर लो, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा. तो जब आप इसको सिंपलीफाई करके वर्क डन लिखोगे तो वर्क डन क्या लिखोगे? आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप से करना है. कोई आई कैप का टर्म यहाँ पर दिख रहा है क्या? आई कैप वाला टर्म जो हो गया. जे कैप का मल्टीप्लिकेशन जे कैप से करना है, तो जे कैप का मल्टीप्लिकेशन जे कैप से करोगे तो हो जाएगा 3 × 7. के कैप का टर्म इधर है लेकिन यहाँ पर कोई कैप का टर्म नहीं है, तो जो वर्क डन आएगा इस केस में वो हो जाएगा 21 जूल का वर्क डन होगा. आया क्या समझ में ये बात? यस सर. ये बात समझ में आ गया अगर तो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन. ठीक है. आत्मा की शांति के लिए या मेरी आत्मा की शांति के लिए या किसी की आत्मा की शांति के लिए एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है. ऐसा बोल दिया गया कि फोर्स वेक्टर जो है वो है माइनस आई कैप प्लस 3 कैप. ठीक है. और ये बोल रहे हैं पार्टिकल वो डिस्प्लेस फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स. एक घोड़ों को दौड़ाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप तुम्हारे दिमाग में वे है, तुम्हारे दिमाग में कछुए है, जो भी वो दौड़ाना है. ठीक है. लेकिन आपको फाइंड आंसर क्वेश्चन नहीं क्या गया. मैं थोड़ा तूफानी हो गया कैसे हो गया? काइनेमेटिक्स में थोड़ा बहुत लग गया. तो अगर आपको काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत याद होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर पाओगे. गिवन कंडीशन को देख के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करो. एक बार आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाए तो एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आंसर मिल जाएगा. सर इसका आंसर नेगेटिव आएगा. हां आता है. मतलब नेगेटिव होता है. कभी नेगेटिव होता है मतलब वो बात नहीं है. लेकिन आंसर नेगेटिव होता है. नेगेटिव होता है बड़ी बात नहीं होती. -4 जूल के मेरे पास 3 आंसर आ चुके हैं. 4 आंसर हो चुके हैं -4 जूल के. हर किसी को मैं बोलूंगा सॉल्व करें. -4 जूल के 5 आंसर हो गए.
-4 जूल के 6-7 आंसर हो गए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मीटिंग आते हैं, वो समय के साथ वो फिर चले जाते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि चलो प्रसाद मिल गया, अब चलो यहाँ पे, अब रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मन ना करे, ठीक है। एवरी लेक्चर इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग सेड बाय मी इज इम्पोर्टेंट। मैं कभी कभी बेकार की बातें भी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बेकार की ही बातें करता हूँ। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए, तो देखो ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है और ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन। कभी भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिया रहे ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जहां से स्टार्ट करना है, जैसे हमने क्या किया, 1,2 से स्टार्ट करके अपने को पहुंचना है 2,1 पर। तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जहां पर पहुंचना होता है उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस आपने जहां से स्टार्ट किया, तो आप इसको ऐसा लिखना 2 - 1। मुझे पहुंचना था 2 वाले कोऑर्डिनेट पर और मैंने स्टार्ट किया था 1 कोऑर्डिनेट से, तो 2 - 1। अब x कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना आई कैप, फिर लिख देना फॉर्मूले का प्लस जहां पर पहुंचना है उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस जहां से स्टार्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट्स। अब ये y एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे j कैप। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 - 1 इंटू आई कैप हो जाएगा आई कैप, 1 - 2 हो जाएगा माइनस जे कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो वर्क डन को क्या लिखना है, वर्क डन तो सर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वही वर्क डन है सर। तो माइनस आई कैप प्लस आई कैप, -1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा -1 + 3 माइनस, यहाँ पे -1 + 3 -1 हो जाएगा -3। सॉल्व किया जाए इसको तो ये हो जाएगा -4 जूल। ये आंसर है। आसान है क्या, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब मान लो और क्वेश्चन कैसा हो सकता है सर, और जो क्वेश्चन का वैरायटी हो सकता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर भी आपको लगे सर क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो बताना मेरे को, ऐसा कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो सकता है, मान लो ये दे दिया जाए a force of 50 Newton displaces a force of 50 Newton displaces a particle. A force of 50 Newton displaces a particle by 10 meters, and it was seen that the angle between force vector and displacement vector is 30 degree. Find the net work done. कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ये सब 9th क्लास के बच्चों को भी मैं सॉल्व कराता हूँ। फाइंड द नेट वर्क डन, मतलब एक 9th का बैच है, उसको भी अगर मैं पढ़ाऊंगा 50√3 250√3 सर बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहा है यार, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो सबको सॉल्व करना है। बेइज्जती मैं कौन होता हूँ किसी की बेइज्जती करने वाला? अरे सर ऐसे ही बोले। वर्क डन को आप क्या लिखोगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ एस कॉस थीटा होता है तो 50 × 10 और कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। अब Yes, sir. अगर आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, ये सही है ना, किसी कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे हो गया ये 500 cos 30, तो सर बचपन में ही पढ़ लिया था सर कि cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। ये और ये अगर गायब किया जाए तो ये हो जाएगा 250√3 जूल्स। अब तुम बोलो ऐसे क्वेश्चन और करने चाहिए क्या अपने को? नहीं सर, बिल्कुल No, sir. नहीं सर। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पे बेस्ड है, टाइप 2 क्वेश्चन है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पे बेस्ड है। टाइप 3 प्रॉब्लम जो होगा वो शायद थोड़ा सर फिर प्रॉब्लम टाइप आपको दे 1 टाइप सकता 2 है। में फर्क क्या हुआ? टाइप 1 टाइप 2 में फर्क क्या हुआ? टाइप 1 में क्या था ना, टाइप 1 में फोर्स को वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ था, टाइप 2 में फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है। ओके सर, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, टाइप 2 का ही जो अच्छा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो कैसा करेंगे, वो थोड़ा एनएलएम मिला के दे देंगे।
जैसे वो उन्होंने बोला कि ये अपना ग्राउंड ले लो, ग्राउंड पर एक ब्लॉक ले लो ना, ग्राउंड है तो अपने ग्राउंड पर एक ब्लॉक ले लो, अपना ब्लॉक है तो ब्लॉक का मास भी दे दो। सपोज द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 10 kg, ठीक है, और इस पर फोर्स लगा दिया जाए, एक फोर्स लगा दिया हमने, कितना फोर्स लगाया है सर हमने? फोर्स 10 अप्लाई न्यूटन। किया है 10 न्यूटन, छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, 60 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। और यहाँ पर ये बोला गया है कि म्यू एस का वैल्यू जो है वो है पॉइंट, म्यू एस नहीं, वो उन्होंने बोला म्यू का वैल्यू जो है वो है 0.2, म्यू का वैल्यू उन्होंने 0.2 का दे दिया। और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय, फाइंड द वर्क डन बाय, पहला क्वेश्चन है अप्लाइड फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, सेकंड क्वेश्चन है वेट, थर्ड क्वेश्चन है फ्रिक्शन, थर्ड क्वेश्चन है फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वेट, फ्रिक्शन इन 4 सेकेंड, ये क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे क्या? यस सर। 2 मिनट का सर अनमोल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं है हमें। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं है सर, तो मतलब क्वेश्चन नहीं हो सकता सॉल्व? हो सकता है, सोचो ये सब ना, ये हो वैसे सकता है उसको start लाइक करेंगे। रिजॉल्व कर देंगे 60 हाँ न्यूटन बिल्कुल, को। सर एंगल क्या है? एंगल एंगल जब भी मैं नहीं दूंगा 37 डिग्री है। सर ऐसे कैसे अज्यूम कर? वो होता है ना कि एंगल साइलेंट है, ऐसा समझ लो, वो लिखते हैं ना, कुछ कुछ लिखते हैं तो उसमें वो साइलेंट हो जाता है, पता नहीं, जैसे सूडो फोर्स में पी साइलेंट है, क्यों साइलेंट है? और अगर साइलेंट ही रखना था तो फिर पी लिखने का क्या जरूरत है? वैसे ही बोलते हैं ना वो टी। सपोज आप बोल रहे एंगल निकालना है तो हम लोग नहीं बोलेंगे सर आंसर 37। नहीं वैसा नहीं, क्वेश्चन में अगर तुम्हें एंगल की जरूरत है तब, ऐसा समझ लो कि एंगल अगर साइलेंट है तो 37 डिग्री, जैसे वो बोलते हैं ना टी, तो टी एक ऐसा ये है जिसमें ई और ए साइलेंट है, तो लिखने की जरूरत क्या है? टी बोलो ना सिर्फ, सीधा सीधा। इंग्लिश बहुत खतरनाक लैंग्वेज है। एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, नए नए वर्ड लाने की क्या जरूरत है? मतलब ये ऑक्सफोर्ड वाले और वो जो और जो है वो नए नए वर्ड वो लोग क्यों ढूंढ के लाते हैं? ऐसी क्या जरूरत आ सर पड़ती ये है? सोशल मीडिया वाले जो निकालते हैं बेकार होता है। मीडिया वाले तो वो खुद से कुछ भी कर देते हैं तो वर्ड निकाल देते हैं। नहीं, ऑक्सफोर्ड वाले भी परेशान नहीं होते रहते हैं, जैसे कितना सही चलता रहता है, जैसे कोई वर्ड जो है जिसका कुछ नया वर्ड आ गया, मान लो परेशान होना, परेशान होने का एक वर्ड है डिस्टर्ब, अब डिस्टर्ब के अलावा भी कितने सारे वर्ड आ गए, मतलब एक वर्ड रखो ना भाई, सबके लिए रखो ना इंग्लिश। तुम्हारा भाई, तुम्हारा वो मदर टंग है, तुमको जब मन करता है तब एक नया वर्ड निकाल देते हो। सारे परेशान लैंग्वेजेस के लिए क्या? हम तो हिंदी के लिए ऐसा नया वर्ड नहीं निकालते, जो पुराना है, परेशान होना। on your video. Students, अच्छा, please on your video. everyone has to keep their video mode on. इस वाले क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ढूंढ लोगे, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक बार सर एक मिनट रुक जाओ, सर एक मिनट रुक इनिशियल जाओ। वेलोसिटी तो आपने नहीं दिया है। दिया ना, रेस्ट रेस्ट रेस्ट। रेस्ट। इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, रुकी हुई थी जिंदगी, अचानक से हमने फोर्स अप्लाई किया, रुकी हुई जिंदगी चल पड़ी। सर फ्रिक्शन है 12.8। फ्रिक्शन है 12.8, हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे को फ्रिक्शन नहीं चाहिए ना, मेरे को वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी पूछे हो, फ्रिक्शन भी पूछे थे ना। फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वेट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन 20 वर्क डन चाहिए, फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहां पर आपको फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द वर्क डन बाय, ठीक है, इन निम्नलिखित फोर्सेस के कार्य बताएं। इन निम्नलिखित फोर्सेस कौन कौन से हैं? अप्लाइड फोर्स, वेट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये जो निम्नलिखित फोर्सेस हैं, इन निम्नलिखित फोर्सेस के वर्क डन बताएं।
सबका वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन क्यों पूछूंगा? फ्रिक्शन तो मैं जानता हूं कि आधे से ज्यादा लोग निकाल लेंगे फ्रिक्शन। चलो मैं बता देता हूँ। सर एक सर मिनट रुक जाओ सर, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है वर्क डन तो बाय उसको अप्लाइड फोर्स होगा 460.8 460.8 देखते हैं, हो सकता है। और फिर ये जो 460.8 जूल्स और ये वेट होगा 0। वेट का वर्क डन 0 होगा, ठीक है देखते हैं। और सर मैं फ्रिक्शन का ढूंढता हूँ। फ्रिक्शन का ढूंढते हैं, ठीक है चलो अच्छी बात है। सर लाइक मेरा अप्लाइड फोर्स के लिए 2880 हाँ और वेट का 0 ओके और फ्रिक्शन का 614.4। ओके देखते हैं। अब मेरे को सारे लोगों के अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। सर फ्रिक्शन 12.8 है सर। फ्रिक्शन 12.8 है, लेकिन अपने को फ्रिक्शन तो नहीं चाहिए ना, अपने को वर्क डन चाहिए उस फ्रिक्शन का। मैं बताऊं क्या? हाँ सर। तो प्लीज बता थोड़ा दो रुक कैसे जाओ। बता दीजिए। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो एक काम तो आपको जो करना ही करना है, वो क्या करना है? Resolve. प्रोसेस रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। मतलब पहले पता तो चले कि सर ये ब्लॉक चलता भी है या नहीं। ऐसा थोड़ी कि फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक चल रहा है। फोर्स लगा अगर फोर्स लगा है ब्लॉक चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अनबैलेंस फोर्स होगा तभी ब्लॉक जो होगा वो चलेगा। तो आप पहले क्या करोगे, जो भी आपका गिवन फोर्स है, जो भी आपका गिवन फोर्स है, आप उस गिवन फोर्स को क्या करोगे? रिजॉल्व करोगे। रिजॉल्व करने का मतलब है ये बाबूजी हैं, बाबूजी के दो बेटे बनाने हैं आपको, ठीक है? दो बेटे या दो बेटियां जो भी हैं वो बनानी है। एक बेटी होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक बेटी होगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है? तो प्रॉपर्टी का डिवीजन आपको करना है। तुम बोलोगे सर क्या क्या सिखा रहे हो सर, प्रॉपर्टी बांटना सिखा रहे हो, तो जरूरी है ये। अगर जीवन को आसान बनाना है तो बाबूजी अपने रहते रहते अगर प्रॉपर्टी बांट दे तो ज्यादा आसान होता है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। 60। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा ना, इफ दिस एंगल इज 37, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा 60 cos 37, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो आ जाएगा 60 60 sin 60 sin 67। अब इनका वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 37 3/5 होता 36 है, न्यूटन है। तो ये 3/5 करोगे तो कितना? 36 हो जाएगा, बिल्कुल 36 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ है, और ये इधर हो जाएगा 48 हो जाएगा 48 ये 48 न्यूटन इस तरफ हो जाएगा। अच्छा कोई यस। ऐसा भी है अभी और फिर ये जीरो के बीच मिस्टर फ्रिक्शन 20 मार्क का, जो 36 और 48 में डाउट लग रहा हो, जिसको पूछ लेंगे भाई। मैं थोड़ा बहुत मजाक उड़ा सकता हूँ फ्रिक्शन का लेकिन निकल गया मेरा। अच्छा वर्क डन आ गया क्या? हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। ओके फ्रिक्शन का 491.5 देखते हैं देखते हैं देखते हैं 12 देखते हैं। अच्छा अभी देखो, एक बात की तो गारंटी है सर कि ये जो ब्लॉक है वो ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे बाई डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन नहीं होने वाला। मतलब जो भी इसका मोशन होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोशन होगा तो अपने को एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट ढूंढना है जो इस डायरेक्शन के अलोंग है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, वो कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप एक फोर्स 40 न्यूटन इधर है, अब जैसे ही आगे चल स्टार्ट करेगा फ्रिक्शन बोले अरे कहां जा रहा है भाई, रुक जा। फ्रिक्शन बोलेगा रुक जा, कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। फ्रिक्शन कभी नहीं कहा कि दो सरफेस का बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो छूटे। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा कितना फ्रिक्शन यहाँ पर जनरेट होगा? तो फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए आपको नॉर्मल का वैल्यू चाहिए। अब वाई डायरेक्शन इक्वेशन लिखते हो ना, तो अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन क्या है नॉर्मल 100 माइनस 36 देख लेते हैं। अलोंग वाई एक्सिस, अगर किसी ने हमसे बोला कि वाई एक्सिस अलोंग इक्वेशन लिखकर, एक तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स है नॉर्मल, फिर ये जो लाइन फोर्स था ऊपर ही है, इज इक्वल 100। अगर वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम है तो वो डाउनवर्ड के बराबर होना चाहिए। मतलब नॉर्मल का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 64 वो आ रहा है 64 न्यूटन का। किसी को कोई शक यहाँ तक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो Okay. सर। तो मुझे नॉर्मल का वैल्यू तो मिल गया सर। अच्छा अब अगर नॉर्मल मिल गया तो मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि फ्रिक्शन का Friction. मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं चलेगा ये इस बात सर पे u depend- into n आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन मैक्स से ज्यादा है या नहीं। तो ऐसा कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल जब एफ एस मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया गया इस वाले केस में, तो एफ एस 12.8 होगा। 64 इंटू 0.2 कितना लिख देंगे? 12.8 12.8। अब अप्लाइड फोर्स तो सर 48 न्यूटन का है और एफ एस मैक्स जो है वो 12.8 का है।
मतलब 100% गारंटीड है सर कि दिस 10 kg ब्लॉक विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जो है उसको ये लिख सकते हैं क्या, 48 माइनस 12.8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्या लिख दिया सर आपने? मैं यही कर पाया सर, मैं सिर्फ यहीं तक कर पाया, उसका कोई खत्म बात हो नहीं, गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं क्या? कोई Yes, तकलीफ के साथ जी रहा है कि सर मेरे को डाउट वाला तकलीफ हो गया है सर, तो तकलीफ यहाँ तक किसी भी तरह का, कोई भी तरह का टेंशन, या सबको समझ में आ गया ये? अब देखो 40 में से 12 माइनस करते तो 36 होता, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 35 3.5 डिवाइडेड बाय 10। तो एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के अलोंग आने वाला था वो आने वाला था 3.52 मीटर पर सेकंड। अब अगर एक्सेलरेशन मिल गया, मान लो अगर एक्सेलरेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी अपने को पता है 0 है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? जैसे अगर कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन है 3.52, वैसे घंटा नहीं लगा दी, हाफ 3.52 इनटू 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 8। अब ये ये जब फॉर्मूला सोचा ही नहीं था। क्यों, ये तो बहुत आसान। हाँ मतलब ध्यान में ये ना होगा इधर। ओके, मान लो मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर लूं, उसमें 3.5 मान लेता हूं, ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए 3.5 मान लूं, तो 3.5 इंटू 8 अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 कितना होता है, 28, इटू ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 2.88 आ रहा है क्या, नहीं 28.8 आ रहा होगा, है क्या आपके पास कैलकुलेटर? तो 28 ही आ रहा है, 28 नहीं आएगा, 3.5 से करने से 3.5 इंटू 8 करोगे तो 28 आएगा, अच्छा नहीं 29.8 होना चाहिए शायद, जो नहीं नहीं सर, हम लोग ने 3.52 लिखे। 28.16. कितना है, 28.16. तो 20.16 अब वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, फोर्स भी मेरे को सभी तरह का फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया है। अगर मान लो Yes. किसी ने पूछा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अब अप्लाइड फोर्स का वर्क डन लिखना है, तो ये क्या डाउट हो गया था सर कि अगर मेरे को अप्लाइड फोर्स का वर्क डन लिखना है, अगर मेरे को अप्लाइड फोर्स का वर्क डन लिखना है तो मैं 48 न्यूटन लूंगा या मैं 60 न्यूटन लूंगा, तो एक्चुअल फोर्स तो 60 न्यूटन है ना, 60 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और दोनों के बीच का एंगल है 37 डिग्री। तो जब आप अप्लाइड फोर्स का वर्क डन लिखोगे ना, तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट जो होना था वो था 28.16 का, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 37, तो ये हो जाएगा cos 37। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, मैं कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया तो मैं यहीं तक छोड़ दूंगा, यहां तक बोलो किसी को कोई डाउट है तो। सर ये कैसे लिख दिया आपने? तो और एक ऐसा क्वेश्चन दो ना डिस्ट्रैक्शन अभी के। कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन देम। मान लो किसी ने पूछा कि वर्क डन बाय वेट फोर्स, वो जो वेट है उस वेट का कितना वर्क डन है वो कैलकुलेट करो, तो वेट का वर्क डन कैसे लिखोगे, वेट का वर्क डन, तो वेट कितना है सर, 100 न्यूटन का वेट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 28.16 का है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल, और cos 90 तो हमने सर बचपन में ही जीरो किया था सर कि cos Zero. 90 जीरो होता है, और जीरो में से किसी को भी मल्टीप्लाई कर देना, जीरो की खासियत है सर, वो खुद तो जीरो होता ही है, किसी और को भी अपने साथ जब मिलाता है तो उसको भी लेके जीरो कर देता है, तो जीरो बहुत ही पावरफुल नंबर है, जीरो की पावर को कभी भी कम नहीं समझेंगे। तो वर्क डन बाय वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। एग्जाम में तो कोई वैल्यू नहीं होता जीरो का। एग्जाम में नहीं है, नहीं देखो दो तरह के फ्रेंड होते हैं, एक होते हैं जीरो फ्रेंड, एक होते हैं अच्छे फ्रेंड। जीरो फ्रेंड क्या होंगे ना, वो तुमको अपने जैसा बना देंगे, अपने जैसा बना देंगे मतलब तुम चाहोगे कि पढ़े, लेकिन तुम देखोगे जब ये नहीं पढ़ रहा, जब ये गधा पास हो सकता है तो मैं क्यों नहीं पास हो सकता, तो तुम अपने फ्रेंड को देख के क्या करते हो, मोटिवेट होते हो, और तुम्हें लगता है कि जब ये गधा ये गधी पास हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती। ऐसा किसी फ्रेंड को मुंह में नहीं बोलना है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सबके यही चल रहा होता है, अच्छा है ये, जैसे किसी ने मान लो तुम्हारे परसेंटेज से कुछ तो पूछे होंगे तुमसे, तो तुमने बता दिया होगा, मान लो कुछ XYZ तुमने अपना परसेंटेज बता दिया, तो जो तुम्हारा फ्रेंड होगा वो जरूर शक करेगा, कुछ नहीं ये झूठ बोल रही है, इसको इतना आ ही नहीं सकता है, ये झूठ बोल रही है। मजाक था ये। मान लो किसी ने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है देखना, अभी तक अगर देखोगे तो इसका वर्क डन मिला तो आपको उसको फ्रिक्शन से माइनस कर देंगे, वो फोर्स कौन लोग लेंगे?
देखते हैं देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लिखोगे। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, फ्रिक्शन फोर्स हमने कैलकुलेट किया था और इसका वैल्यू आया था 12.8 न्यूटन का, आया था क्या? यस सर। Yes, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हुआ था 28.16 का, और फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है क्या? Yes, sir. cos 180 अगर आपने बचपन में याद नहीं किया है तो अभी याद कर लो, cos -1 180 कितना होता है, -1। मतलब ये जो नेगेटिव है -1, ये पूरा का पूरा वर्क डन को क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा। तो अगर आप देखोगे तो हमने एक क्वेश्चन में ही 3 तरह के मजे लिए। क्या हमने देखा कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है सर, वर्क डन 0 भी हो सकता है सर, और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है सर। एक्सक्यूज मी लोअर सर, क्लास, हाँ बोलो सर डाउट ये है कि हम लोग 12.8 लेंगे कि उसको एक्चुअल फोर्स से फ्रिक्शन को माइनस करके जो फोर्स आएगा उसका लेंगे? हमें तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर आपसे कोई वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करने को बोले तो इस केस में नेगेटिव आया है, हमेशा नेगेटिव आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इस केस में नेगेटिव आया है। एक बात हमेशा याद रखना, लोगों को मन में डाउट हो जाता है। एक तो लोअर क्लासेस में क्या होता है ना, कभी कभी टीचर्स ऐसा बता देते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो पाता, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ पॉजिटिव। हाँ वर्षा, कौन है वर्षा, कोई आया है क्या मिलने? नहीं, कोई आप वीडियो मोड ऑन करके हाय हेलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। हेलो वर्षा, वो एक आई थी ना आंटी, एक आई थी ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, तो हेलो स्टूडेंट्स कंसेप्ट सीख लो। तो वर्क डन जो अच्छा लोअर क्लासेस में क्या होता है ना, कभी कभी टीचर्स ऐसा बोल देते हैं, स्केलर और वेक्टर में वो जो डिफरेंस बताते हैं ना, वो ऐसा बोल देते हैं कि वो जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये गलत सोच है। स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी जीरो सर भी हो सकता डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। है। हाँ ये पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है टीचर्स ये बता देते हैं बच्चों को, या पता नहीं बच्चे कहाँ से सीख लेते हैं, वो बोलते हैं सर वर्क डन तो सर स्केलर क्वांटिटी, आपने बोल दिया वर्क डन नेगेटिव है, कैसे हो सकता है सर, वर्क डन का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो वर्क डन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वर्क डन में एक एंगल डिपेंडेंस है, और ये एंगल का वैल्यू उसको जीरो भी बना सकता है, या एंगल का वैल्यू उसको पॉजिटिव भी बना सकता है, और ये एंगल का वैल्यू उसको नेगेटिव भी बना सकता है। अब ये तीनों का ना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो एक बार जब एनर्जी सीख लेंगे तब हम समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना बोल दो कि वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और जीरो भी हो सकता है। आया क्या सर समझ में? क्या बोला आपने, एनआईटी? क्या मैंने क्या बोल दिया? क्या सीखने के बाद हम ये कर सकता है? एनर्जी 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 एनर्जी। यस सर। एक बार सर प्रीवियस पेज कीजिएगा। प्रीवियस पेज, सर आप जैसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट करता है, तो सर यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? नहीं वही तो मैंने बोला ना कि इसका एक फिजिकल मीनिंग है कि वर्क डन पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है, वर्क डन जीरो है तो क्या हो रहा है, और वर्क डन नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन अगर पॉजिटिव है ना तो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। अगर किसी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब वो फोर्स ने पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एनर्जी ही है। अगर किसी भी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है मतलब वो ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। अगर किसी भी फोर्स का वर्क डन जीरो है मतलब वो ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा। और अगर किसी फोर्स का वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है मतलब वो उसके काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है। ये इसका मतलब होता है, वो बाद में समझ में आएगा। अभी अभी क्लियर है क्या? हाँ बोलो। क्लियर है। अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी, दो बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए सर? वेक्टर क्वांटिटी। मान लो अगर किसी ने आपसे बोला कि फोर्स जो है वो -10 न्यूटन का है, इसका माइनस जो है वो डायरेक्शन के लिए, इसका माइनस डायरेक्शन के लिए नहीं है। कभी मत सोचना सर ये वर्क डन का जो नेगेटिव वो माइनस के लिए क्या, नहीं। क्यों माइनस नहीं है? क्योंकि ये जो वर्क डन था वो स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने फोर्स में लिखा है -10 न्यूटन तो ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन के लिए। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सबको समझ में आया है। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir.
ओके अब ऐसा क्वेश्चन और करना है या नेक्स्ट कंसेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा। नेक्स्ट अब अभी तक देखो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, सब में फोर्स कैसा था? कांस्टेंट था या वेरिएबल था? फोर्स मैंने कैसा लिया था अभी तक? कांस्टेंट फोर्स या Constant. कांस्टेंट फोर्स लिया था। अच्छा, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो हमने देखा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब ऐसा क्या है सर कि वर्क फोर्स हमेशा कांस्टेंट होगा, इसकी क्या गारंटी है सर? फोर्स वेरिएबल भी तो हो सकता है। जैसे मान लो किसी ने बोला कि एक पार्टिकल है और पार्टिकल पर जो फोर्स लगाया गया है वो है 2x+3, तो पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स है। अगर आप x का वैल्यू चेंज करोगे तो पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब आपको याद रखना पड़ेगा क्या? व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब भी फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट ds इतना छोटा होगा जिसमें हम ये मान लेंगे कि उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स है वो, बच्चा आप चाहो तो आप वीडियो मोड ऑफ कर सकते हो। बच्चा को घर वाले प्यार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, घर वाले होते हैं यार प्यार, घर वाले प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, फोर्स जब भी वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका मतलब होता है ना, मैंने डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया तो इस छोटे से पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। छोटे से पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। या आप इतना परेशान होना ही नहीं है। जब भी आपको दिखे ना कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, सीधा क्या करना? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर देना। लेकिन अगर आपको दिखे कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है तो आप क्या कर देना? इंटीग्रेशन लिखना एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फोर्स वेक्टर इज ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। लेक्चर का टाइम कितना होता है? लेक्चर का टाइम है 9। सर आज 2 पीरियड्स हैं। 2 पीरियड है। तो कंटिन्यूएशन में पढ़ा दूं क्या? वो Yes, तो sir. नहीं हो रहे ना? नो सर, या सर ब्रेक चाहिए सर थोड़ा सा? नो सर। सर ये डाउट था मेरा एक्चुअली। डाउट ऐसा करते ना, लेक्चर का टाइम 9:56 हुआ है, 56 हुआ है, 10 एक मिनट बाकी है। पानी थोड़ी थोड़ी बैठने वाले आ रहे हैं, ठीक है? तो 10 एक मिनट बाकी है, थोड़ी देर बाद सर ली तो नहीं करेंगे ना सर? नहीं लीव मत करो, इसी में ज्वाइन करना है। हाँ सर।
सब आ गए क्या वापस? Yes, sir. 30 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं। ठीक है, जितने लोग भी आ गए, टाइम तो हमने बता ही दिया था। अच्छा, अब ये एक्चुअल में क्या करते हैं ना, ये जो एफ डॉट एस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? मान लो मैं एक थोड़ा ग्राफ बना दूं तो शायद अच्छे समझ में आ जाए। मान लो एक ग्राफ गिवन था, इधर इन्होंने रखा है एफ और इधर इन्होंने रखा है एक्स। ठीक है, और एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। एक्स यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओके, मान लो ग्राफ जो है वो कुछ तो ऐसा ग्राफ है। अब आप देखोगे तो x का वैल्यू चेंज करने पर, x का वैल्यू चेंज करने पर करस्पॉन्डिंग फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं f का वैल्यू चेंज कर रहा हूं ना तो वो जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। मैं इसको s ही रख देता हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, x रखेंगे अभी कंफ्यूजन होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है हमारे पास, और अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अलग अलग इंस्टेंट पे फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। अब मान लो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कोई तो S1 से लेकर S2 तक हुआ होगा। मतलब इसका इनिशियल पोजीशन कुछ तो S1 होगा और इसका फाइनल पोजीशन कुछ तो S2 है। मतलब S1 से लेके S2 तक डिस्प्लेसमेंट होने वाला था और अपने को फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब तुम देखो S1 के करस्पॉन्डिंग फोर्स का वैल्यू कुछ अलग होगा और S2 के करस्पॉन्डिंग फोर्स का वैल्यू कुछ अलग होगा। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सर वर्क डन? तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। हम वर्क डन के कैलकुलेशन के लिए क्या करने वाले हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करने वाले हैं। अब ये कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट है सर? तो अपनी सोच से कई ज्यादा छोटा है। मतलब हम जितना छोटा सोच सकते हैं उसे कई छोटा डिस्प्लेसमेंट है। और इस छोटे से डिस्प्ले, अब इसको इतना छोटा रखने का क्या मतलब है सर? हम इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएस में ये मान लेंगे कि इस डीएस में फोर्स का जो वैल्यू था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था और वो बदला। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में डीएस में हम ये मान लेंगे कि जो फोर्स का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो बदला। अब अगर इस छोटे डिस्प्लेसमेंट डीएस का छोटा सा वर्क डन डी कैलकुलेट करना होगा तो आप डीडब्ल्यू को क्या लिख दोगे? डीडब्ल्यू सीधा हो जाएगा एफ डॉट डीएस। मैंने ये बोल दिया कि मैं एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता था छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएस के लिए, तो ये जो छोटा सा वर्क डन होता वो क्या हो जाएगा? फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएस का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएस के मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा था। तो अब अगर मुझे नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, अगर मुझे नेट वर्क डन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन लगाऊंगा डीडब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना है एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का। या आप इसको क्या बोल सकते हो, वो जो नेट वर्क डन आएगा, नेट वर्क डन जो आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। हो सकते हैं क्या ऐसा? हाँ या ना? तो जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको दिखे कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे? वर्क डन के लिए यूज करोगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अगर वर्क डन आया और फोर्स था कांस्टेंट, क्या यूज करोगे? सिंपल एफ एस कॉस थीटा यूज कर लो या एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर यूज कर लो। अच्छा, एक और चीज लेकिन जो आप यहाँ पर अगर नोटिस कर एफ सकते हो, फैक्टर बड़ा हो गया तो क्या हम ये प्रॉब्लम है? डिस्प्लेसमेंट में एफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हाँ मान लो एफ वेक्टर बड़ा है, बड़ा भी है तो कितना है? ये डीएस तो बहुत छोटा होता है ना। मैंने ये इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब आपको बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। मान लो आपने लिखा 10 टू पावर 19 इंटू डीएस, तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? डीएस के बराबर ही होगा। और डीएस खुद क्या है? डीएस टेंडिंग टू 0 है। तो डीएस कितना छोटा है आप यहां से इमेजिन कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में? सर ओके, तो अगर आप नेट वर्क कभी भी डन, छोटा क्यों है ये डीएस छोटा इसलिए सर? वो लेते हैं कुछ ना कुछ कि affect- अगर आप डीएस का चेंज अच्छा खासा ले लोगे तो फोर्स तो बहुत अच्छे अमाउंट से चेंज हो जाएगा ना। मैंने डीएस को इतना छोटा इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को मैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लूं। तो अगर मेरे को फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानना था तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या किया? बहुत छोटा मान लिया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छा एक और चीज देखो, यहां पे आपने कैलकुलेट किया एफ डीएस,
मान लो उसी तरह यहाँ पर कैलकुलेट करें एफडीएस 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 एफडीएस, अगर सारे एफडीएस कैलकुलेट कर लेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि वो जो नेट वर्क डन होता है, ये जो नेट वर्क डन होता है वो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो अगर तुम्हें याद हो ना, मैंने किसी जमाने में तुमको बताया था एरिया अंडर द ग्राफ होता है इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। अब y का मतलब यहाँ पर फोर्स है और dx का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो एरिया अंडर द ग्राफ y dx होता है। मैंने ऐसा कभी इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप अगर ये ग्राफ को एनालाइज करोगे तो आप ग्राफ को देख के ये बोल सकते हो, आपको यहाँ से दो इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है जो अपने को याद रखना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट जो याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट, अब ये नोट जो है लाखों करोड़ों का नोट है। क्या नोट है कि कभी भी अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैलकुलेट कर लो। नहीं आया सर समझ में मेरे को, ये दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूजन किसी को हो सकता है, कंफ्यूजन हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाए सर। किसी को कोई तकलीफ? कितने लोग ज्वाइन किए भाई मीटिंग में? 36 पार्टिसिपेंट्स ही ज्वाइन कर पाए हैं। सर एक ग्राफ का मतलब वो जो नेटवर्क डन एरिया है अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वो नहीं समझ रहा। वो डीएस जो हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर सर उसको डिफरेंशिएट वापस एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से वो समझ गया था सर, ग्राफ वाले में थोड़ा डाउट है। देखते हैं। तो ये कहानी हमने स्टार्ट किया था। अब मैंने आपको ना एक ग्राफ बना के दिखाया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आप देखो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फोर्स का वैल्यू जो है वो बदल रहा है। मतलब यहां से यहां अगर आप देखोगे तो फोर्स कंटिन्यूअसली अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। अब इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स। मतलब हमारे पास कहानी में एक वेरिएबल फोर्स है और इस वेरिएबल फोर्स का मुझे क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे सर? ऐसा क्या किया जाए जो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन मिल जाए? तो मैंने क्या किया ना, ये S1 से S2 का जो डिस्प्लेसमेंट था इसको छोटे छोटे ds में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा सर? तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds आप कंसिडर करो। इस छोटे से ds के करस्पॉन्डिंग, अब ये ds कितना छोटा है? ये विजिबिलिटी के लिए इतना बड़ा दिखाया गया है, एक्चुअल में ds जो है वो अपने सोच से कई ज्यादा छोटा है। अब ये इतना छोटा क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस छोटे से ds डिस्प्लेसमेंट में ये जो फोर्स होगा ये ऑलमोस्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होता इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग, तो आप क्या लिखते? जो स्मॉल वर्क डन dw है वो हो जाएगा f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन हो जाएगा। अब अगर मुझे नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है मतलब क्या करना होगा? जितना भी एफडीएस बनेगा सबको ऐड करते चले जाएंगे। यही तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, सबको सारे एफडीएस को ऐड करते चले जाओ। तो सारे एफडीएस को जब आपने ऐड कर दिया तो आपने एंड में देखा अरे ये तो ग्राफ के अंदर जो एरिया था उसके बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब अगर कभी भी नेट वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ गिवन है उसके अंदर का जो एरिया है अगर वो कैलकुलेट कर लिया जाए तो नेट वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अच्छा। फिर और हमने क्या देखा कि अगर मेरे को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds का वर्क डन अगर मिल गया तो अगर प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर, जैसे यहाँ पर लिमिट्स क्या होता है S1 से लेके S2 तक का, S1 से S2 में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे नेट वर्क डन भी मिल जाएगा क्या? तो वेरिएबल फोर्स में दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आपको इंटीग्रेशन करके आंसर लाना पड़ेगा और दूसरा आपको एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप ये सबको समझ में आया है। अभी भी नहीं आया ऐसा समझ में? आ गया सर। और लोगों के हाँ चाहिए?
हाँ सर समझ आ गया। यस सर। 2 4 ओके। देखो अब मान लो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, मान लो मेरे को ये जो आपने पेज लिख दिया ना सर, मेरा दिमाग एकदम बंद हो गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा जो दिमाग है वो कहीं चला गया है सर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये याद कर लेंगे। क्यों याद कर लेंगे सर? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में कोई कंसेप्ट पूछा क्या आपसे कि फोर्स वेरिएबल है तो क्या होता है, ऐसा कोई पूछा क्या? नहीं, वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? ठीक है मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बताऊंगा आंसर। आप क्या बोलोगे कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो दो बातों का अपने को ध्यान रखना है। क्या या ध्यान रखना है सर? पहला ध्यान तो ये रखेंगे, फोर्स वेरिएबल तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए अपने को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तो क्लियर हो जाए। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, अगर फोर्स वेरिएबल तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव द नेट वर्क डन। ये दो बातें याद रख सकते हैं क्या? याद रख सकते हैं, बोलो। सर अगर हम ds को उधर ले जाएंगे तो फिर ये dw/ds हो जाएगा। किसको? नहीं 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 नहीं, dw/ds यहाँ पे एक एंगल वाला भी फैक्टर है ना, आप ये डॉट प्रोडक्ट कैसे तोड़ोगे? fds cos थीटा लिखोगे तब ds उधर ले जाओगे तो तब ये dw/ds हो जाएगा, तब वो f cos थीटा के बराबर हो सर जाएगा। लेकिन हम इसका इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे को नेट वर्क डन चाहिए। मींस अगर मेरे को डिफरेंशिएशन भी तो कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन मेरे को क्या करना है, fds का मतलब क्या हो गया? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds में जो वर्क डन है वो मैंने कैलकुलेट किया। अब अगर नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, नेट वर्क डन मतलब जितने भी छोटे छोटे fds बन रहे थे सबको ऐड करना है। नेट वर्क डन का मतलब क्या होगा? जितना भी छोटा fds है आपने ऐसे छोटे छोटे ds में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ का वर्क डन, यहाँ से यहाँ का वर्क डन, यहाँ से यहाँ का वर्क डन, सारे वर्क डन ऐड करना है ना। अगर सारे वर्क डन को ऐड करना है तो ऐड करने वाला टूल डिफरेंशिएशन थोड़ी है, ऐड करने वाला टूल तो इंटीग्रेशन है ना। यस सर, तो फिर डिफरेंशिएशन किसका टूल है? डिफरेंशिएशन क्या करता है? डिफरेंशिएशन अपने को ये बताता है, डिफरेंशिएशन जो है वो तो स्लोप का वैल्यू बताता है ना। याद करो उस जमाने की बात जब हम पागल पागल फिरा करते थे। एक जमाने पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको y और x में रिलेशन दिख जाए और अगर आप कैलकुलेट करते हो dy/dx, ये आपको बार बार फिजिक्स में अब मिलेगा। dy/dx अगर आप कैलकुलेट करते हो इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने फाइंड आउट किया है स्लोप ऑफ yx ग्राफ, स्लोप ऑफ yx ग्राफ। अब ये स्लोप की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर आपके पास मान लो v और t का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और अगर आपने इसका स्लोप कैलकुलेट किया तो इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता है कि नहीं बताता? यस। और अगर ये vt ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे ना, dv/dt। तो हमने तो पढ़ा है ना अभी कि dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो कभी भी अगर y और x में रिलेशन गिवन है और आपने कैलकुलेट किया dy/dx, मतलब आपने कैलकुलेट किया उस yx ग्राफ का स्लोप। लेकिन कभी भी अगर आपके पास y और x में रिलेशन गिवन है और आपने कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन में y dx, अगर आपने ये कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन में y dx कैलकुलेट किया, इसका मतलब आप फाइंड आउट कर रहे हो एरिया अंडर yx ग्राफ, अंडर का डी गायब हो गया, अंडर, ओके, अंदर, एरिया अंडर yx ग्राफ एंड x एक्सिस। आया क्या समझ में? यस। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, बेसिकली ना ये कंसेप्ट में अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो, और अगर लग रहा है कि सर नहीं समझ में ही नहीं आ रहा, सर नहीं बन रहा है, तो आपको इतना पीछे पड़ना ही नहीं, आपको तो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए इसमें। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? तो दो बातें याद कर लो। एक तो याद कर लो कि एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर लूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का तो मेरे को नेट वर्क डन दे देगा। दूसरा बात ये याद कर लो कि अगर मेरे पास वेरिएबल फोर्स है और मेरे से वो बोले कि वर्क डन कैलकुलेट करो तो अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते तो शायद समझ में आ जाए। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, फोर्स वेक्टर जो है वो है 2x फोर्स वेक्टर जो है वो 2x + 3 आई कैप है, इस तरह से गिवन है। ठीक है, फोर्स वेक्टर जो है वो है 2x + 3 आई कैप मतलब फोर्स वेक्टर ऐसा गिवन है, वेक्टर नहीं है। फोर्स जो है
वो है 2x+3, ठीक है। और ये पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स in displacing the particle from x equals to 2 to x equals to 5। ऐसा क्वेश्चन आ गया। उन्होंने बोला कि फोर्स जो है वो x का फंक्शन, मतलब अगर आप x का कोऑर्डिनेट चेंज करोगे तो ही फोर्स चेंज होगा। और फोर्स का सिर्फ x कंपोनेंट के बारे में बात किया है, फोर्स का y कंपोनेंट z कंपोनेंट नहीं गिवन है, मतलब वो 0 है। तो फोर्स इन्होंने ऐसा बता दिया कि फोर्स जो है वो है 2x+3। और आपसे ये पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 5। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब बोलोगे कि सर ये फोर्स, अब पहले तो देखो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। आप अगर x इज इक्वल टू 2 रखोगे ना तो फोर्स का वैल्यू 7 आएगा। अगर आप x इज इक्वल टू 5 रखोगे तो फोर्स का वैल्यू 13 आएगा। मतलब x का वैल्यू चेंज होने से वो जो फोर्स का वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है। मतलब सर ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है सर। तो वेरिएबल फोर्स में हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे dw हो जाएगा f वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन। जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, ये जो ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो ये जो ds वेक्टर है उसको dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं आया सर समझ में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक रिजॉल्व करके लिखते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग हो सकता है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग हो सकता है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट z के अलोंग हो सकता है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसको dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप लिख सकते हैं क्या? जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आता है कि हम क्या कर रहे थे, हम चले 4 मीटर नॉर्थ। मान लो यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन हम चले गए 4 मीटर नॉर्थ, फिर हम चले गए 3 मीटर ईस्ट, फिर हम चले गए 3 मीटर ईस्ट। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें क्या करना है, फिर हम प्लेन से ऊपर आ जाएंगे। प्लेन से ऊपर मतलब अभी तो ये प्लेन था, ये व्हाइट बोर्ड प्लेन है, इधर नॉर्थ होता, इधर साउथ होता, इधर होता वेस्ट और इधर होता ईस्ट, नहीं उल्टा हो गया, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। मान लो हमसे पहले चले 4 मीटर नॉर्थ, फिर हम चले 3 मीटर वेस्ट, 3 मीटर ईस्ट, और फिर बाहर की तरफ आते हैं, प्लेन से ऊपर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं 5 मीटर प्लेन से ऊपर। डॉट का मतलब प्लेन से बाहर 5 मीटर। समझ में आ रहा है क्या सबको ये डायग्राम? यस सर। मैं जब भी वेक्टर कुछ बोलता हूँ तो पता नहीं कौन से दुनिया में हम चले जाते हैं। मेरे को लगता है कि लोगों को वेक्टर से बहुत डर लगता है। अरे वेक्टर तुम्हारा दोस्त है, उसको समझो, उसकी दोस्ती को समझो। जब तक वेक्टर से गहरी दोस्ती नहीं होगी ना तब तक फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। अगर किसी ने वेक्टर से ही दुश्मनी ले रखी कि नहीं तू तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो फिर वो कभी फिजिक्स नहीं सीख पाएगा। तो अगर देखो वेक्टर मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, किसी और ने पढ़ाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर ये करता है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं कुछ भी बोलूं और नहीं समझ में आता है तो वो पूछना है। देखो मेरा हमेशा मोटिव क्या रहता है ना कि क्लास से पहले नहीं आता इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद नहीं आता है ना तब दिक्कत, ठीक है। और जब आपके पेरेंट्स बहुत उम्मीद के साथ आपको भेजते हैं भाई कि आज जो भी हमारा बच्चा है वो कुछ नया सीख के आएगा, तो अगर आपको पुराने चीजों में ही डाउट है और तुम नहीं पूछ रहे हो कभी, तो वो तो डाउट पे डाउट ये होता जा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि सर चलो आज नहीं आता कल हम सीख लेंगे। अरे अगर सीखना होता ना तो आपने उसी दिन सीख लिया होता। तो अगर कुछ भी ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आता है तो पूछना है। मैंने क्वेश्चन बोला 4 मीटर हम चले गए नॉर्थ, हम चले गए 4 मीटर नॉर्थ, हम चले गए 3 मीटर ईस्ट,
और हम चले गए 5 मीटर आउट ऑफ द प्लेन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5√2 कितना? √2 5√2 डिस्प्लेसमेंट होगा। देख लेते हैं, ठीक है। एक अलीना ने आंसर बताया, बाकी लोग पता नहीं कौन सी गहरी अंधेरी खाई में डूबे हुए हैं कि सर वहां से आवाज ही नहीं आ पा रही सर, ब्लैक होल में फंस गए सर, हम चिल्ला तो रहे सर, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। अरे बहुत ही आसान है भाई। देखो आप इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, ये इनिशियल पोजीशन है और ये प्लेन से बाहर आते ना ऐसा। आप अगर डायग्राम सोचोगे, आप इमेजिन करो रूट आपके 50 कॉर्नर होगा, देखते हैं आप अपने घर के किसी कॉर्नर को इमेजिन करो। जैसे मेरे घर के सामने मेरे को एक कॉर्नर दिख रहा है, उस कॉर्नर में आपको देखो तीनों एक्सिस दिखते होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कोई एकदम ही गरीब होगा जिसके घर में कॉर्नर नहीं होगा। सर मेरे घर में कॉर्नर है नहीं सर, मैं तो सर्कल वाले रूम में रहता हूँ, मेरा जो घर बना हुआ है सर पूरा सर्कल के शेप का है सर। मेरा घर एंटीलिया से भी अमीर हुआ ना। अच्छा, वो तो अमीर हुआ, सॉरी। ठीक, मान लो अरे कुटिया में भी अगर कोई रहता होगा, उसने पेड़ और पत्तों का भी अगर घर बना के रखा होगा, तब भी उसके घर में कॉर्नर तो जरूर होगा। नीचे होगा ना सर। हाँ एकदम, मेरे कॉर्नर नीचे क्या है, ऊपर भी कॉर्नर है, ऐसे थोड़ी कि कॉर्नर नीचे भी है ऊपर भी है। मान लो नीचे वाले कॉर्नर को देखते हैं। अब तुमको अपना कॉर्नर देखना पड़ेगा, मेरे घर का कॉर्नर देखने के लिए तुमको मेरा घर आना पड़ेगा। अब मैं किसी को घर बुलाना नहीं चाहता, सॉरी। तो मान लो मैं अपना उधर की कॉर्नर देख रहा हूँ, मेरे को कॉर्नर में दिखा ना 3 एक्सिस आके मिल रहे हैं, उसमें से एक का नाम रख दो एक्स, एक का नाम रख दो वाई और दूसरे का नाम रख दो जेड, ठीक है। और घर वालों को भी बता दो कि आज के बाद से ये वाला जो कॉर्नर है वो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो कॉर्नर है वो वाई एक्सिस है, और वो जो ऊपर जा रहा है वो जेड एक्सिस है। घर वालों को भी बता दो। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और नॉर्थ की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ का मतलब क्या है, किसी एक एक्सिस को मान लिया, ये मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है, ये मान लिया जाए ये वाई एक्सिस है, और ऊपर की तरफ प्लेन से बाहर जब आएंगे तो वो जेड एक्सिस। तो देखो पहला जो डिस्प्लेसमेंट है S1 वेक्टर, पहला जो डिस्प्लेसमेंट है S1 वेक्टर, वो 4i कैप है क्या, सॉरी 4j कैप है क्या, हाँ या ना? कुछ तो कहो पिया। पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4j कैप है क्या? 4 मीटर अपने को डिस्प्लेस करना है वाई एक्सिस के अलोंग। दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 और एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, तो वो 3i कैप है क्या, हाँ या ना? यस सर। और एंड में क्या कर रहे हैं, प्लेन से बाहर आ रहे हैं, मतलब जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। पहले जमीन में चल रहे थे, ऊपर आ रहे हैं। कितना ऊपर आ गया सर? तो अगर मैं 5 यूनिट ऊपर आ जाऊंगा तो 5k कैप, ये अपना नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? तो अगर देखो तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग x प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग z, अगर इसी का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेते तो इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा? इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा रूट ओवर में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, ये रूट ओवर 50 मतलब 5√2 आ रहा है, 5√2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, आया क्या समझ में ये सबको? यस सर। तो ऐसा ही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग भी हो सकता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग भी हो सकता है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट z के अलोंग भी हो सकता है। तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको अगर रिजॉल्व करके लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो। मान लो अगर z एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0k कैप, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो सीधा हो जाएगा dxi कैप प्लस dy कैप। सर कुछ भी नहीं आया सर समझ में, ये आ गया सर। अब इस वाले केस में देखो क्या है, इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5 तक है, तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसमें ये dy कैप और ये dz k कैप वाला जो टर्म है वो 0 हो गया क्या? क्योंकि पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, जब तक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा तब तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर आप क्वेश्चन में साफ साफ देखोगे तो क्वेश्चन में इन्होंने पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता हुआ दिखाया है। यस अगर सर। पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है मतलब तो yz position 0 हो जाएगा ना? तो yz 0 है, मतलब इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds वेक्टर है उसको मैं सीधा dx i कैप लिख सकता हूं क्या, फॉर द अबव क्वेश्चन, फॉर द अबव क्वेश्चन। वो जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन है उसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? बहुत मुश्किल लग रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा।
मुश्किल है क्या? नो सर। आप ऐसा तो नहीं चाहते ना कि सर कितना अच्छा क्वेश्चन चल रहा था सर, फोर्स वेक्टर दे दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ये सर कहाँ से आप ले आए सर? ऐसा क्यों करते हो सर? जब लगता है चैप्टर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब लगता है सर कि चैप्टर सीख रहे हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन दे देते हो, पूरा हमारा इस तरह जो का क्वेश्चन सर एग्जाम में आएगा? अरे भाई एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर क्यों पढ़ा रहा हूँ? एग्जाम में आएगा बिल्कुल। सर कितना है, 1-2 आ जाएगा minimum। अभी तो वर्क डन वाले चैप्टर में अच्छे खासे आएंगे। अरे ये देखो अभी बेसिक सीख रहे हैं, वर्क डन समझेंगे तो एनर्जी सीख पाएंगे, एनर्जी सीख पाएंगे तो फिर और बाकी चीजें सीख पाएंगे। तो ये सब समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इस पेज में जो कुछ भी लिखा हुआ है सबको समझ में आया क्या? यस सर। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है dxi कैप, dy कैप, dz कैप। अब जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट भी हो, डिस्प्लेसमेंट का z कंपोनेंट भी हो और डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट भी हो। तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई दो हो सकता है, या तीनों के तीनों हो सकते हैं। मान लो ऐसा बोलते कि 0,0,0 से 1,2,3 चले गए, तो देखो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। जैसे इस वाले केस में यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें फोर्स है 2x+3 और इन्होंने बोल दिया कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो अगर पार्टिकल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको सिर्फ dxi कैप लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बोला गया है कि मुझे तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, अब कैसे कैलकुलेट Sir? करेंगे? हाँ बोलो। लेकिन आपने उसे डी के फॉर्म में क्यों लिखा है? dx, dy, dz? स्मॉल चेंज इन x एक्सिस, स्मॉल चेंज अलोंग y एक्सिस, स्मॉल चेंज अलोंग z एक्सिस। अगर स्मॉल ds वेक्टर अगर खुद स्मॉल है इसका मतलब x में थोड़ा सा चेंज हुआ सर होगा। लेकिन 3i कैप तो स्मॉल नहीं है। नहीं है, इतना बिल्कुल small नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन तो अभी फिर अभी एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये हुआ ना, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ चेंज इन x कोऑर्डिनेट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन z कोऑर्डिनेट। कितना अमाउंट से x चेंज हुआ, कितने अमाउंट से y चेंज हुआ, कितने अमाउंट से z चेंज हुआ। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे ds वेक्टर फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने बोला कि अगर मान लो मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो होगा डेल्टा एक्स आई कैप, कितने से x में चेंज आया, कितने से y में चेंज आया और कितने से z में चेंज आया, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। लेकिन अब मेरे को चाहिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, छोटा सा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नन्ना सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए अपने को। तो ये जो ds वेक्टर नन्ना सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना होगा? dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। सर इसका मैग्नीट्यूड तो आया 5√2 और 5√2 तो इतना भी छोटा नहीं है। हाँ ये तो इस वाले में देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था कहाँ चला गया, इस वाले में जो चेंज है वो थोड़ी माइन्यूट चेंज है। 4 मीटर तो 0 से आप 4 मीटर चेंज कर गए, वो चेंज तो बहुत बड़ा चेंज है ना। ये dx Yes, का sir. मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज। जैसे ये इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो अच्छा खासा है, लेकिन अभी मेरे पास जो फोर्स है, इस वाले क्वेश्चन में जो फोर्स गिवन है वो कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल Yes, फोर्स के अपने को जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो तो छोटा चाहिए ना। Yes, छोटे से sir. डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन को फोर्स को कांस्टेंट मान पाते हैं ना। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर इसमें आपने ये नहीं लिया है 3i कैप प्लस 4j कैप ऐसा ये वगैरह? एग्जाम्पल मैंने लिया कि किस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस के अलोंग हो सकता है, y एक्सिस के अलोंग हो सकता है, z एक्सिस के अलोंग हो सकता है, और अगर x y z तीनों के अलोंग अगर हुआ है तो कैसे डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं वो मैंने बताया है। अब मैंने अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है dw, तो dw को हम क्या लिखेंगे? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने ये समझाने की कोशिश की इस वाले एग्जांपल से कि वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x के अलोंग भी हो सकता है, y के अलोंग भी हो सकता है, z के अलोंग भी हो सकता है। तो ये जो ds वेक्टर है उसको मैंने लिखा, अभी सिंस ये ds ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मैंने लिखा स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन z। जैसे देखो नेक्स्ट वाले में मैंने लिखा है अगर अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट देखना है s वेक्टर, तो इसका मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन z कोऑर्डिनेट। यहाँ पे तो माइन्यूट नहीं है ना, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद इनफाइनाइटेसिमल है तो इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन z। क्लियर है क्या?
क्लियर है? सर एस Yes, वेक्टर क्या इनफाइनाइटेसिमल है? एस वेक्टर तो अच्छा खासा वेक्टर है ना, बड़ा वेक्टर है ना एस वेक्टर। यस एस वेक्टर इनफाइनाइटेसिमल है। अगर आपने एस वेक्टर लिखा मतलब जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है मतलब दिखेगा। लेकिन अगर आपने डीएस वेक्टर लिखा इसका मतलब चेंज इतना छोटा है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। यस अभी भी अगर कोई डाउट है तो मन में अगर किसी भी तरह का डाउट है ना तो क्लियर करा लो, क्योंकि जब तक पुराने डाउट नहीं क्लियर होंगे ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो मैंने अभी क्या बोला आपको कि मेरे पास जो फोर्स गिवन है वो कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, और वो फोर्स कैसा था 2x + 3, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x = 2 से लेकर x = 5 तक हुआ है तो कितना वर्क डन है वो बताओ। तो पहले तो एक बात मेरे को समझ में आया सर कि ये जो फोर्स आपने इस क्वेश्चन में दिया है ना वो कांस्टेंट नहीं है सर। ये जो फोर्स आपने इस क्वेश्चन में दिया है वो फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है सर। और मैंने ये देखा कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ना चेंज हो रहा है ना उनके बारे में कोई कहानी बताई गई है। तो अगर उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है इसका मतलब हम अपना एक प्री अजम्पशन बना के रखेंगे कि अगर वाई और जेड कोऑर्डिनेट में चेंज के बारे में बात नहीं किया गया मतलब वाई और जेड कोऑर्डिनेट बदल नहीं रहा, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, अब मैंने ये समझाने की कोशिश की थी ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो आप ये देखो कि x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, आप ये देखो कि y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, आप ये देखो कि z कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ। जैसे इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने लिया आपको, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने स्टार्ट किया था 0,0,0 से और फाइनली जब हम पहुंचे ना तो देखो हम कहां पर पहुंचे, हम x में पहुंचे 3, हम y में पहुंचे 4 और हम z में पहुंच गए 5। तो हमने स्टार्ट किया था 0,0,0 से और हम एंड यहां कर आ गए। तो यहां पर अगर देखोगे तो पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट z के अलोंग हुआ है। तो s वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, आप उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो वही तो मैंने लिखा ना, s वेक्टर इज डेल्टा x में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, डेल्टा z कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ। लेकिन अब ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट है। जैसे इस वाले केस में ये जो हमने एग्जांपल लिया वहां पे 5√2 आया, 5√2 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट आया। मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चाहिए ds, तो अगर ds वेक्टर खुद स्मॉल है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी तो स्मॉल होंगे ना। तो ds वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, सर डेल्टा और फिर डी का मतलब सेम होता है क्या? नहीं, आधी फिजिक्स खत्म होने को आई है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डी का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज। जैसे मान लो अगर आपसे किसी ने बोला कि पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था और ये बदल के 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट चेंज है, इसको हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो अच्छा खासा चेंज कर गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा वी, ठीक है। लेकिन मान लो किसी का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड और अगले क्षण मतलब अगले किसी टाइम पर हमने देखा कि 10 पॉइंट मरते दम तक 0, लास्ट में 1 लिख के मर गए। तो यहाँ पर अगर आप चेंज देखोगे तो यहाँ पर चेंज सिग्निफिकेंट नहीं, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव इतना ज्यादा नहीं है। तो ये जो बदलाव है उसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल चेंज, और ये जो चेंज होता है वो टेंडिंग टू 0 होता है, मतलब इसका वैल्यू जो है वो टेंडिंग टू 0 है। आ रहा है क्या समझ में ये? तो फिर इस डिस्प्लेसमेंट को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपने ds के फॉर्म में लिख दिया सर? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ds वेक्टर। अगर s वेक्टर लिखा है मतलब सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ds वेक्टर लिखा हुआ है मतलब बहुत ही माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब इट्टू से इट्टू कहीं चले गए। आया क्या समझ में? तो उसको आपने इसके फॉर्म में लिखा है कि ना ये अलग है वो अलग चीज है? किसके फॉर्म में लिखा है? मैं किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। ना सर, मैं कंपोनेंट फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने तो जो s वेक्टर लिखा है और फिर ds वेक्टर लिखा है वो सेम है कि ना? सर का काइनेमैटिक्स का यूट्यूब में लेक्चर होगा, एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये जो s वेक्टर है ना, s वेक्टर क्या है, जैसे मान लो आपसे किसी ने बोला कि 1,1 से हम चले गए
2,3 तक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर चेंज इन एक्स कितना है, यहाँ पे चेंज इन एक्स है 1, यहाँ पे चेंज इन वाई कितना है, यहाँ पे चेंज इन वाई है 2। तो यहाँ पे जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो वो एस वेक्टर मिलेगा। लेकिन मान लो आपका इनिशियल पोजीशन था 1,1 और आप पहुंच गए 1.0000001 और 2.0000001। तो अगर आप इस केस में चेंज देखोगे तो वो चेंज क्या हो जाएगा, बहुत माइन्यूट सा चेंज हो जाएगा। तो उस छोटे से चेंज को हम बोल रहे हैं dx, dy, dz। यस क्लियर है ना? सर, इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है कि ये डी, कि ये जो आपने एस वेक्टर लिखा है वो डी, उसको डी के फॉर्म में लिखा है क्या? किसको d के फॉर्म में लिखा है? ये अलग एस वेक्टर इक्वेशन को है, डी अलग एस इक्वेशन है। वेक्टर। ये तब यूज करेंगे एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा जेड के कैप। ये तब यूज करोगे जब सिग्निफिकेंट चेंज होगा पोजीशन का। 1,1 से 2,3 चले गए, एक सिग्निफिकेंट चेंज है, वो चेंज अपने को दिख रहा है, विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1,1 से अपन 1.0001 चले गए और 1.0001 चले गए, तो यहाँ पे जो चेंज है वो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। उस माइन्यूट से चेंज में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोल रहे हैं डीएस वेक्टर। यस सर, समझ में आया। समझ में आया ना? क्लियर है? यस सर, ओके, क्लियर है। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेरे पास जो क्वेश्चन था, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फोर्स वेक्टर हमें बता दिया गया है 2x + 3, ठीक है। और देखो अगर सिर्फ x कंपोनेंट है, फोर्स का अगर सिर्फ x कंपोनेंट है, मतलब ये क्या होगा, आई कैप के अलोंग है। ये जो फोर्स है ये आई कैप के अलोंग है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने बताया उसमें इन्होंने क्या बोला कि अगर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 2 से लेकर वो x = 5 तक चेंज हो रहा है, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका कौन सा कंपोनेंट जिंदा है, सिर्फ x कंपोनेंट जिंदा है। बाकी सारे कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब अगर आप यहां से वर्क डन लिखोगे dw, तो आप dw को f वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखोगे, या आप इसको सिंपल ये लिख सकते हो क्या, 2x + 3 dx। आप ऐसा लिख सकते हो क्या वर्क डन को, स्मॉल वर्क डन को, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब अगर मुझे नेट वर्क डन जानना है तो नेट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लगा देंगे 2x + 3 dx। और लिमिट्स कहां से कहां यूज करना है सर, तो x में ही इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर 5 तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x dx, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन में 3 dx। और लिमिट्स कहां से कहां पुट कर दोगे, 2 से 5 तक, 2 से 5 तक। अब सॉल्व कर लो तो वर्क डन जो होगा 2x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2। लिमिट वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको लास्ट में कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3 dx का इंटीग्रेशन सर करोगे 2 तो भी डालेंगे ना? 2, हाँ 3x, और इसका लिमिट्स अपने को कहां से कहां पुट करना है, 2 से 5। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है 25, 25 - 4 अगर करोगे तो 21 यहाँ पर आया, प्लस 3 बाहर निकाल दो अभी, 5 - 2 हो गया 3, 3 × 3 हो गया 9। तो 30 जूल का हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। सबको समझ में आया? सर क्वेश्चन दोगे? हाँ, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें। ये सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई तकलीफ? नो सर। मान लो अगर ऐसा बोला गया है तो कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज, हाँ बोलो, अगर कोई डाउट है तो बोलो। पेज नहीं, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, अच्छा नेक्स्ट पेज। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि फोर्स वेक्टर जो है वो है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। आप मेरे को बताओ फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है?
फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। फोर्स तो इस पर Variable है? कांस्टेंट है ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट? मैं किसी से कुछ पूछता हूँ ना तो Constant उल्टा कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड variable है? कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। रहा है, डायरेक्शन भी सेम। तो एक्सिस तो अलग अलग है। direction same है। हाँ तो क्या हुआ, फोर्स तो कांस्टेंट है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो ये फोर्स कैसा दिखेगा, फिर से इमेजिन करो वो अपने घर का कॉर्नर, इधर मान लो एक्स एक्सिस, इधर मान लो वाई एक्सिस, ऊपर मान लो जेड एक्सिस। सेंटर से स्टार्ट करो, एक्स वाले में 2 पॉइंट आगे चले जाओ, वाई के लिए 3 पॉइंट इधर चले जाओ। समझ में आ रहा है क्या? एक्स वाई प्लेन बना सकते हैं, ऊपर चले जाओ 4, तो जब उस ओरिजिन से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे एक वेक्टर बनता हुआ दिखेगा। अब वो जो वेक्टर है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? उसका तो देखो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है ना। यस सर। Yes, sir. नहीं आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम हो गया है क्या? मतलब ब्रेक से पहले तक तो एकदम सही थे, ब्रेक के मेरे बाद को समझ आ गया। नहीं, बाकी लोग का रिस्पॉन्स गायब हो गया है। ब्रेक में कुछ बुरा हो गया क्या तुम लोग के साथ? मतलब घर वालों से कुछ? सर कोई वीडियो ऑन करके चले गए होंगे, कोई होंगे सर ऐसे होंगे। अच्छा अच्छा, कितने लोग प्रेजेंट है अभी मीटिंग में? 39। नहीं 39 तो प्रेजेंट है। जो भी प्रेजेंट है वो अपना वीडियो मोड ऑन रखेंगे एक बार। दीपांजन घोष, विदिता, अन्वेश, वर्षा, शीतल, यशस्वी, अलीना, आयुषी, स्वेच्छा, प्रीति, आयुषी, अनुष्का, प्राजक्ता, प्रियंबदा, स्वागतका, ऋतुपर्णा, पुण्या, रविकुल, साई नीलाक्षी, श्वेता, अबिप्सा, अनुष्का। रविकुल आप प्रेजेंट हो? यस सर। ओके, अग्नया, यानी, डी भास्कर, ममता, पयसनी, सब तो है ही प्रेजेंट। दानिश आप प्रेजेंट हो? दानिश नहीं, दानिश नहीं प्रेजेंट है। सोनाली? Yes, sir. ओके, तो भागने वाले लोग भाग गए। अच्छा जो सर पहले वाले क्वेश्चन में क्या हाँ? हम उसका y कंपोनेंट भी ले सकते थे? जैसे कि हमने dx i कैप किया, dy j कैप भी कर सकते थे क्या वैसे? अगर आप डी वाई जे कैप करते भी तो कोई वर्क डन मिलता क्या? फोर्स तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था ना। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा एकदम फ्रैंकली बोलना है, सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? कोई भी डाउट लग रहा है किसी भी तरह का? क्योंकि अगर आप बेसिक लेक्चर्स नहीं समझोगे ना तो बाद वाले लेक्चर्स में बहुत प्रॉब्लम होगा। कुछ भी ऐसा लग रहा है जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है सर, एकदम नहीं समझ में आया सर? अगर सबको समझ में आ रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं सर। यस सर। ओके, जैसे अब मान लो मैंने फोर्स वेक्टर बोला ऐसा है। फोर्स वेक्टर कैसा है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये वेक्टर आप किसी भी वेक्टर को इमेजिन कर सकते हो। कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आप देखो, मान लो वो कॉर्नर है, मैं इधर वाले एक्सिस को नीचे वाले दोनों एक्सिस को x और y मान लो और ऊपर की तरफ z मान लो। तो आप x में देखो, आपको x में 2 मीटर चलना पड़ेगा, y में आपको कितना चलना पड़ेगा? y में आपको 3 मीटर ऊपर आना पड़ेगा और z में आपको 4 ऊपर जाना है। तो x में 2, y में 3 और ऊपर में 4। जब आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो आपको एक वेक्टर बनता हुआ दिखेगा। अब ये जो वेक्टर है आप देखो, इसका मैग्नीट्यूड भी एक तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट फोर्स हुआ ना, ये तो कांस्टेंट हुआ ना। यस सर। ठीक है, और आप देखो तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसे ही क्वेश्चन था ना। फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्मेट में दिया था और मैंने आपको एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने को बोला था, तो वही क्वेश्चन तो था ही अभी भी। लेकिन आपकी जिंदगी ये क्वेश्चन नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स वेक्टर है 2x i माइनस 3y प्लस 4k। हाँ सर ये तो कांस्टेंट है।
2x आएगा 5 ये वेरिएबल एक्स लिखा है मतलब कौन से 4 के कैप वो z होगा वो तो एक Z होगा कांस्टेंट। अरे देखो या तो मैं दोनों को चेंज कर या मैं तीनों को चेंज कर, एक को चेंज कर, तो वो तो वेरिएबल होगा, यस सर ठीक है। तो फोर्थ वैसे लिखा हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन displacing the particle, in displacing the particle, in displacing the particle from 1 comma 1 comma 1 to 1 2 comma -1 comma 0। क्वेश्चन है, ट्राई करोगे क्या? हाँ सर Yes, sir. कोशिश करके देखते हैं, नहीं बनेगा तो मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। 10:47 कोशिश करो, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोशिश करो, देखो क्या किया जा सकता है। अच्छा आज एक एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं क्या शाम के वक्त? 6 बजे Yes, sir. सर 6 बजे 6 बजे रख सकते हैं? समय समय नहीं कर पाऊंगी। 6 बजे अटेंड नहीं कर पाओगे तो फिर कब अटेंड कर पाओगे? कौन से टाइम पे फ्री हो बोलो? सर 5 बजे हो जाएगा बट 6 o'clock मेरे एक सर आएंगे तो Yes, sir. पढ़ना पड़ेगा उस टाइम। अच्छा Yes, पाँच sir, मैं बजे- भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा 5 बजे कर सकते हैं क्या? 5 बजे? सर 5 बजे मैं अटेंड कर पाऊंगी। 5 5 बजे नहीं होगा। नहीं होगा सर। लंच कितने बजे होता है? लंच होता है 1 बजे। 2 से 3 कर ले क्या? रहने दो सर उस टाइम भी क्लास होता है सर उस टाइम में सर वो मैथ क्लास होता है। सर। अच्छा उस समय मैथ का क्लास होता है। हाँ सर बहुत अन्याय हो रहा है सर अच्छा बहुत अन्याय हो रहा है। 4 से 5 तो उस टाइम सर 4:30 तक तो क्लास रहता है वो 4:30 केमिस्ट्री तक क्लास क्लास करके होता है। उसका क्लास रहता है। सर थोड़ा कोक फूक में कम नहीं करेगा सर। रात को 8 बजे कर सकते हैं। अरे नहीं वो स्कूल है ना, स्कूल वाले भगा देंगे मेरे को, बोलेंगे ये रात को कर क्या रहा है, ये पढ़ाना क्या चाहता है, बम बनाना तो नहीं सिखा रहा बच्चों को। सर वो इन्हें सर करवाए थे ऐसा कोई इशू नहीं होगा हाँ नहीं सर होगा। इशू नहीं होगा, आप कर सकते हैं। नहीं, वो करा सकते हैं। हाँ सर हो जाएगा सर आराम से। सर हो जाएगा आराम से, कोई सर issue थम्स नहीं। अप पे चलेगा सर चल। क्या 8 बजे करे? 8 बजे Yes, sir. हाँ सर चलेगा। यस सर Yes. यस सर। 8 से 9 सर चलेगा। Yes, sir चलेगा। 8 से 9 देखो मैं पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड भी दूंगा, तो जिसका टूट जाए वो चले जाना, लेक्चर में देखना कि जरूरी Yes, नहीं sir. है। 8 से 9 आज हाँ 8 से 9 अगर जरूरत पड़ेगा तो बढ़ा लेंगे, देख लेंगे। सर 8 से 10 मतलब- करेंगे। सर मैंने कैलकुलेट किया। सर आप कहेंगे सर आप कहीं बढ़ा लेंगे मतलब मेरे से 8 से 10 करेंगे। नहीं 8 जब तक नींद ना आए तब तक। अच्छा अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अभी लेक्चर का टाइम कितना है? 55 है ना? यस सर देखो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो हमें पता है वेक्टर जो है वो वेरिएबल मतलब इंटीग्रेट लेना पड़ेगा। सर तीनों का कर देंगे इंटीग्रेशन 2x i कैप सर पहले का- x और y का करता है ना, क्योंकि k का तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि k constant देखते हैं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो सकता है, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर है वो तो सर हमने पढ़ा था, dx i क्या है, dy क्या है और dz क्या है, हमने ये पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो dx i क्या है, dy क्या है प्लस dz क्या है। तो अगर फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, तो स्मॉल वर्क डन dw जो होगा वो इन दोनों का डॉट होगा, तो स्मॉल वर्क डन 2x dx प्लस या माइनस हो जाएगा -3y dy प्लस 4dz। किसी को किसी भी तरह का कष्ट कोई ऐसा है जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है? सबको ये स्टेप समझ में आया ना? मैंने क्या किया, फोर्स वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ये डिस्प्लेसमेंट तो गिवन नहीं था, ये आप ds वेक्टर इस तरह से लिख सकते हो, आप ds वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, डिस्प्लेसमेंट अलोंग z कांस्टेंट के फॉर्म में। अब अगर मेरे को स्मॉल वर्क डन मिला, अगर मेरे को ऑल वर्क डन मिल गया, तो नेट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे सर? नेट वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर मेरे पास dw ऐसा है, dw मेरा क्या है, 2x dx minus 3y dy plus 4dz, ये मेरा नेट वर्क डन है सर, ये मेरे पास स्मॉल वर्क डन है। अब नेट वर्क डन क्या तो इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट दो, इधर भी इंटीग्रेट और इधर भी इंटीग्रेट। x में देखो वेरिएशन कितना हो रहा है, x का वेरिएशन क्या है, x को 1 से कहां पर पहुंचना है 2 तक, y में 1 से -1 और z में 1 से 3। तो यहाँ पे वेरिएशन है, x का वेरिएशन था 1 से 2 तक, y का वेरिएशन है 1 से -1 तक, z का वेरिएशन 1 से 0 तक। अब इसको सॉल्व करो, नेट वर्क होगा x dx का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो होगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 अगर गायब हो गया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट है 1 से 2, ये माइनस बाहर बैठा हुआ है क्या सर इसका सर हम कैलकुलेट कर लिया। देखिए मैं कैलकुलेट करने दो, y डिवाइड इंटीग्रेशन करोगे तो y स्क्वायर 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल के रख दो और यहाँ पे पुट कर दो 1 और ये -1, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ dz करोगे तो वो z हो जाएगा और इसका लिमिट क्या पुट करोगे 1 से 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 -1 -3/2 बाहर बैठा हुआ है, -1 का स्क्वायर हो गया 1 फॉर्मूले का 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर वापस से 1 हो गया
4 z कोऑर्डिनेट हो रहा है 0 -1। अब जब आप देखोगे तो ये पूरा टर्म तो गायब हो गया, 0 में जाके 10 हो गया, तो वर्क कितना है 4 -1 यहाँ पर होगा कि +4 -1 कितना है -4। तो जो नेट वर्क आने वाला है, नेट वर्क आने वाला -1 जूला, खुदा पहाड़ खींच लिया, इतना छोटा सा आंसर आया है। क्या समझ में? सर अब स्टार्टिंग क्वेश्चन को देख के लग रहा था कि इतना छोटा आंसर आएगा, सर तो ये थी भाई। अभी इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, शाम वाले लेक्चर में मिलते हैं। आज मिलते हैं शाम को 8 से 9, और मैं अभी ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा, कंपलसरी आना। नहीं आओगे, अब जो भी छूटेगा वो आप समझना, फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? सर चलो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। सर नोट्स भेज देना। थैंक यू सर। नोट भेजूंगा, मेरी Thank you, sir. हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू Thank you, सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।